हेलो अगेन, आई एम डॉक्टर भारती सुजान और हम आगे की जो प्रेजेंटेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको इससे पहले ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया अपने पहले वीडियो में कि कौन कौन सी टेस्ट जो हैं वो पैरामीट्रिक आएंगे और कौन कौन से नॉन पैरामीट्रिक आएंगे। लेट्स हैव अ लुक कि कब कौन सा टेस्ट कैसे लगाना है। अब तक मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक बताया। अब इसके बाद मैं आपको इस स्लाइड से ये बताने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ पर आपको पैरामीट्रिक का कौन सा टेस्ट लगाना है और नॉन पैरामीट्रिक का कौन सा टेस्ट लगाना है। अगर आप एक नॉमिनल स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं या ऑर्डिनल स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपके दो वेरिएबल्स हैं। मान लीजिए आपने स्ट्रेस और कमिटमेंट के ऊपर काम करना है। मान लीजिए कि आप अपने एम्प्लॉयज का स्ट्रेस लेवल चेक कर रहे हैं कि अगर एम्प्लॉयज का स्ट्रेस लेवल हाई है तो उनके कमिटमेंट टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। अगर ये डेटा जब आपने इसको एनालाइज किया और आपको लगता है कि आपका नॉर्मलिटी डेटा नहीं आ रहा है, नीदर स्ट्रेस का डेटा नॉर्मल आ रहा है नीदर आपका कमिटमेंट का डेटा नॉर्मल आ रहा है, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपकी दोनों ही चीजें जो है वो नॉमिनल स्केल पे मेजर हुई हैं। तो आप इनको कैसे मेजर करेंगे, इसके ऊपर जो टेस्ट लगाया जाएगा दैट विल बी काई स्क्वायर। अगर एक स्केल नॉमिनल है और दूसरा ऑर्डिनल है, यानी कि एक तरफ तो मैं कोई ऑर्डिनल ऑर्डर के फॉर्म में मेजर ले रही हूँ और एक तरफ मैं नॉमिनेशन में ले रही हूँ, यानी कि मान लीजिए मैंने मेल और फीमेल जो कि एक नॉमिनल स्केल है उनका चेक करना है कि उनकी रैंकिंग्स पे क्या फर्क पड़ता है। क्या फीमेल्स की हायर रैंकिंग्स है या मेल्स की हायर रैंकिंग्स है। रैंकिंग्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनकी डेजिग्नेशन से अटैच्ड है। तो जो जिसका डेजिग्नेशन हाई है मैंने ये चेक करना है कि जो हायर डेजिग्नेशन पे क्या वो फीमेल्स है या वो मेल्स है। तब मैं जो टेस्ट लगाऊंगी इसके अंदर आपके पास दो स्केल्स हो गए, वन इज नॉमिनल, मेल फीमेल इज नॉमिनल, ऑर्डिनल आ गया जब आपने उनकी रैंकिंग्स के ऊपर बात की। जब मैंने ऐसा कोई टेस्ट लगाना है तब मैं मैन वाइटने या क्रूशियल वॉलिस लगा सकती हूँ। अगर आपके पास इंटरवल और रेशियो है, यानी कि एक तरफ आपका जो स्केल है वो इंटरवल और रेशियो स्केल है लेकिन जिसका कंपैरिजन आपने करना है नॉमिनल स्केल के पास यहाँ पे, यानी कि मान लीजिए मुझे ये देखना है कि मेल और फीमेल्स का स्ट्रेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, यानी कि क्या मेल्स के अंदर ज्यादा स्ट्रेस लेवल है या फीमेल्स के अंदर ज्यादा स्ट्रेस लेवल है। अगर ऐसा मुझे कुछ चेक करना है तो मैं लगा सकती हूँ पेयर्ड टी टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के पेयर बन रहे हैं, मेल फीमेल, और उधर आ गया मेरे पास स्ट्रेस लेवल। तो जब मैं ऐसा कोई कंपैरिजन करूंगी तो मैं पेयर्ड टी टेस्ट लगाऊंगी अगर मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और अगर मेरा सैंपल 30 से ज्यादा है तो मैं पेयर्ड टी टेस्ट लगाऊंगी। लेकिन अगर मेरा जो डेटा है वो नॉर्मल नहीं आ रहा है और मेरा सैंपल भी 30 से कम है तो मैं इसकी जगह मैन वाइट ने यू टेस्ट लगाऊंगी, दैट इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास अगेन देयर इज अ कॉम्बिनेशन जहां पर मैंने बात करी ऑर्डिनल स्केल और नॉमिनल स्केल की, यहाँ पे मैंने ये चेक करने की कोशिश की है। मान लीजिए ऑर्डिनल के अंदर मैं ये देख रही थी कि मेरे पास कितने ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कि ऑर्डर मतलब हायर डेजिग्नेशन पर है और उन हायर डेजिग्नेशंस का क्या कोई इम्पैक्ट आता है कि वो वेदर मेल है या फीमेल है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अगर जैसे जैसे मेरा ऑर्डर बढ़ता है तो क्या जेंडर बाइफिकेशन होती है या जेंडर बायसनेस तो नहीं हो रही है कि जैसे जैसे रैंकिंग्स हायर हो रही है तो जो फीमेल्स की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। दैट मीन्स माई ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोइंग अ जेंडर बायस्ड अप्रोच। तो अगर मुझे ऐसी कोई चीज चेक करनी है तो मेरे पास एक ऑप्शन है मेरा ऑर्डिनल स्केल और दूसरा मेरा बैठ रहा है मेरा नॉमिनल स्केल। अब ऐसी सिचुएशन में मैं कौन सा टेस्ट लगा सकती हूँ, मैं काई स्क्वायर लगा सकती हूँ फॉर टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, और अगर मुझे टेस्ट ऑफ एसोसिएशन चेक करना है तो मैं मैन वाइट ने यू टेस्ट लगा सकती हूँ। उधर मैं दूसरी तरफ अगर मेरे पास दोनों ही ऑर्डिनल स्केल्स है, यानी कि मुझे दो रैंकिंग्स के बीच में बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए
कि आप एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में गए हैं, यहाँ पर एक जज अपनी ओपिनियन दे रहा है और दूसरी जज अपनी ओपिनियन दे रहा है। मुझे ये चेक करना है कि इन दोनों की ओपिनियन कितनी मिलती जुलती है। तो मैं ऐसे में स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड लगाऊंगी, जिसमें मैं दोनों तरीके के रैंक्स को चेक कर सकती हूँ। उसके बाद अगर मुझे यही ऑर्डिनल चीज़, एक का रैंकिंग है और दूसरी तरफ मेरी इंटरवल स्केल है, मैं ये चेक कर रही हूँ कि जो ये रैंकिंग्स आई हैं वो किसी पर्टिकुलर एज लेवल पे तो नहीं मेजर कर रही है। मान लीजिए जो रैंकिंग्स हैं वो लोअर एज कैटेगरीज को हायर रैंकिंग मिली हुई है और जो हायर एज कैटेगरी के लोग हैं उनको कम रैंकिंग मिली हुई है। अगर मुझे ऐसा कुछ चेक करना है तो मैं दो तरीके से चेक कर सकती हूँ, वन इज लीनियर रिग्रेशन एंड वन इज स्पीयरमैन कोरिलेशन। अगर मैं लीनियर रिग्रेशन से चेक कर रही हूँ तो यहाँ पर मेरे पास दो तरीके होंगे। अगर डेटा नॉर्मल है और 30 से ज़्यादा सैंपल है तो मैं लीनियर रिग्रेशन से चेक करूँगी, और अगर नहीं है देन आई विल गो बैक टू स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। लास्ट इज इंटरवल एंड रेशियो एनालिसिस। अगर मेरी इंटरवल और रेशियो स्केल्स हैं और मुझे चेक करना है उसका इम्पैक्ट नॉमिनल पे, नॉमिनल में मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक डेटा ले रखा है जिसके अंदर मैंने लोगों का स्ट्रेस लेवल मेजर किया। अब स्ट्रेस जो है वो मेरा एक रेशियो और इंटरवल लेवल का डेटा है। अब उसको मैं चेक कर रही हूँ क्या ये मेल्स में ज़्यादा है या फीमेल्स में ज़्यादा है, क्या इसका इम्पैक्ट आता है मेल या फीमेल होने पर, क्या इसका इम्पैक्ट जो है वो किसी और चीज़ पे भी आ रहा है। अगर मुझे ऐसी कोई चीज़ चेक करनी है तो मैं रिग्रेशन से चेक करूंगी, बट दैट विल बी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है। उसके बाद अगर आपने इंटरवल और रेशियो को चेक किया है ऑर्डिनल के साथ, यहाँ पे अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्डर, यानी कि इफ एनी वन ऑफ दी स्केल्स इज एन ऑर्डिनल और ए नॉमिनल स्केल तो हम हर तरीके से नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ही लगाएंगे। यहाँ पे लगेगा मेरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम पॉइजन रिग्रेशन भी बोलते हैं। और अगर मेरा इंटरवल रेशियो है और दूसरी तरफ भी मेरा इंटरवल है, यानी कि अगर मैंने एक तरफ स्ट्रेस को मेजर करना है और मेरा दूसरा वेरिएबल जो है वो कमिटमेंट है, कि अगर स्ट्रेस बढ़ रहा है तो क्या मेरा कमिटमेंट मेरी ऑर्गेनाइजेशन की जो ऊपर है क्या वो कम हो रहा है, या उसके इतना स्ट्रेस होने के बावजूद मेरा जो कमिटमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति डगमगा नहीं रहा है। मुझे अगर ये चीज़ें चेक करनी है तो मैं इसको कार्ल पियर्सन्स मेथड ऑफ कोरिलेशन से भी चेक कर सकती हूँ और उसके अलावा रिग्रेशन मेथड से भी मैं इसको चेक कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में मैं आपको पहले ही हिंट काफ़ी दे चुकी हूँ कि ये इंटरवल और रेशियो स्केल्स पे ही लगता है, डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए और क्वांटिटेटिव डेटा पे ही लगेगा। पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो दो तरीके से लगेंगे। सबसे पहला होता है सैंपल जो है दैट हैज़ टू बी मोर देन 30। अगर आपका सैंपल जो है वो मोर देन 30 नहीं है तो आप इसको टेस्ट को नहीं लगा सकते। टी टेस्ट आपके पास दो फॉर्म का होता है। वन इज टी टेस्ट, इट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स टी टेस्ट। अगर आपका सैंपल 30 से कम है तो आप टी टेस्ट लगाते हैं फॉर द पॉपुलेशन मीन के ऊपर। ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो आपकी म्यू से डिनोट होती है और हम उसको पॉपुलेशन मीन पे लगाते हैं। जब आपका सैंपल साइज 30 से ज़्यादा है तो हम पेड टी टेस्ट या टू सैंपल्स टी टेस्ट फॉर टू सैंपल्स लगाते हैं। उसके अलावा आपके पास अनोवा होता है, पियर्सन्स कोरिलेशन है एंड जेड टेस्ट है। अनोवा भी जो है वो दो फॉर्म में होता है, वन वे अनोवा एंड द अदर वन इज टू वे अनोवा। इनके डिफरेंसेस कब कौन सा टेस्ट लगेगा, आई विल बी ऑल्सो हाईलाइटिंग दैट। वन वे अनोवा जो है इसको हम एफ टेस्ट भी कहते हैं। अगर आपको एफ टेस्ट कहीं लिखा हुआ आता है तो हम इसको अनोवा, वन वे अनोवा भी कहते हैं। नेक्स्ट इज टू वे अनोवा, देन पियर्सन्स आर दैट इज कोरिलेशन का मेथड, एंड लास्ट इज योर जेड टेस्ट। सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट स्टडिंग लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज वेरिएंस एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर
इज वेरिएंस या वेरिएंस का स्क्वायर रूट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ये एक सिंपल सी स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है जिसको आप हमेशा से याद करते आए हैं। आपने हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला, मीन से आपने डी की वैल्यू निकाली, यानी कि जो आपकी मीन वैल्यू है उससे आपका डेटा कितना डेविएट कर रहा है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा आप मुझे अपने एम्प्लॉयज़ का स्ट्रेस लेवल मेजर करके दिखाइए। आप एम्प्लॉयज़ के पास गए, आपने उनसे पूछा कि क्या आपको कई बार ओवरवर्क लगता है, यानी कि कहीं आपके पास वर्क ओवरलोड तो नहीं हो रहा, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता जितने घंटे आप काम करते हैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, आपको बहुत ज़्यादा घंटे काम करने को मिलता है, आपके पास बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं है ड्यूरिंग द इंटरम ऑफ द वर्क, आप घर जाते हैं तो भी ऑफिस का काम लेकर के घर जा रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो हम इसको स्ट्रेस के फॉर्म में मेजर करते हैं। जब हम इस स्ट्रेस की वैल्यूज को मेजर कर लेते हैं उसके बाद हम इसका मीन स्कोर निकालते हैं। बाकी जो वैल्यूज हैं वो अपने मीन स्कोर के कितने आसपास हैं ये डिग्री ऑफ वेरिएंस बताएगा मुझे। अगर आपकी डेटा जो है वो मीन के बहुत ज़्यादा पास है दैट मीन्स योर वेरिएंस इज लो, बट अगर आपकी जो डिग्री जो मीन से ज़्यादा दूर है वैल्यूज दैट मीन्स माई वेरिएंस इज हाई। ये आपको वेरिएंस जो है मैथमेटिकल डेफिनेशंस में इसको कहा जाता है एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन, यानी कि मीन से वो कितनी दूर हो रहे हैं और उसका मीन निकालना इज माय वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ये है जब हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं देन दैट इज कॉल्ड मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को ये है कि जो मैंने वेरिएशंस निकाले हैं उसको जब मैं क्वांटिफाई अमाउंट में बात कर रही हूँ, यानी कि कितने सारे नंबर्स हैं वो मेरे उससे दूर है। When the standard deviation is close to its mean, the data points are close to the mean value. यानी कि जितना ज़्यादा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मीन के आसपास आएगा। मान लीजिए आपने मीन कैलकुलेट किया है 2.9, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आ रहा है 2.7, यानी कि जो मेरे बाकी डेटा है वो 2.9 से बहुत पास है, दैट इज अराउंड 2.7 आ रहा है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपका जो मीन वैल्यू है वो आपकी 2.9 है और आपकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ रही है वो मान लीजिए 2.4 आ रही है, दैट मीन्स मेरा जो बाकी डेटा सेट्स के अंदर जो वैल्यू है वो मीन से थोड़ी सी दूरी पर है, right? When the standard deviation is close to it means the data points are close to the mean. When in case high standard deviation it means then the points are spread over a wide range of values, यानी कि जो मीन है उससे बहुत दूर दूर है। अगर मेरा हायर स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है तो मैं अपने मीन से काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस विद अ डेटा सेट। ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया। स्टैंडर्ड का हम ये मेजर करने की कोशिश करते हैं कि इस मीन की वैल्यू, मीन हमारी एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है डेटा की। अगर मैं एक की ओपिनियन नहीं याद रख सकती तो हम इसकी एक मीन वैल्यू निकाल लेते हैं कि जो इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है वो इसके आसपास कहीं पर है, इसलिए हम मीन वैल्यू लेते हैं। लेकिन अगर बाकी सारे लोगों की जो इम्प्रेशन है वो उस मीन वैल्यू से बहुत दूर है तो क्या वो मीन वैल्यू रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, यही सब जानने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंसेस को चेक करते हैं। मान लीजिए आपने 5 लोगों से पूछा कि उनका स्ट्रेस लेवल कैसा है। आप 5 में से 3 लोगों ने आपसे कहा कि हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत हाई है, उन्होंने अपनी वैल्यू क्या दे दी, 5 दे दी। और 2 लोगों ने कहा कि उनकी जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत कम है, दे आर ओनली 1 ऑन द पोजिशन ऑफ 1। अगर अब मैं इसका मीन निकालूं 5 into 3 is 15 और इस तरफ बनता है 1 into 2 that is 2, तो 2 and 15 is 17 divided by 5 my average comes to around 3.66,
यानी कि 3.6 इसका मतलब क्या हो गया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है यानी कि जो स्ट्रेस लेवल है वो मीडियम है, क्योंकि 3 जो है वो मीडियम को रेफर करता है। मान लीजिए आपने 1 को दिया था एब्सोल्युटली नो स्ट्रेस, 2 को दिया वेरी लो स्ट्रेस, 3 को दिया मीडियम स्ट्रेस, 4 को दिया आपने स्ट्रेस एंड 5 को दिया हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेस। जबकि यहाँ पे 3 ऐसे लोग थे जिनका लेवल ऑफ स्ट्रेस वाज वेरी हाई। और ऑन द अदर हैंड जब मीन स्कोर की हमने बात करी तो हमारा मीन स्कोर आया 3.6, which says that the stress level is between moderate to नॉर्मल स्ट्रेस लेवल। बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस लेवल को हम स्पेसिफाई यहाँ पे नहीं कर रहे, तो मेरा जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा हाईली वेरिएट कर रहा है अपने मीन से। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो हम जनरल टर्म्स में यूज करते हैं दैट इज x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। n here is the number of people that are there in the observation। जैसे मैंने आपसे एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैंने 5 लोगों की बात करी। वैसे हम वेरिएंसेस और स्टैंडर्ड डेविएशंस जो हैं बुक्स में बहुत कम n के ऊपर करते हैं, लेकिन अगर हम रियल रिसर्च की बात करें तो इनके लिए भी वही कंडीशन रहती है कि द सैंपल शुड बी मोर देन 30। अगर लेस देन 30 का सैंपल है देन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, एंड अगर 30 से ज़्यादा का सैंपल है और हमारे मीन्स जो है वो वेरिएंसेस और डिस्पर्शन के आसपास आ रहे हैं, तब हम अपने पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ करते हैं। सबसे पहला टेस्ट्स ऑफ एसोसिएशन।